नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने 10 जून से 250 रुपए से कम कीमत वाले सभी शेयर के लिए टिक साइज यानी न्यूनतम मूल्य अंतर को 1 पैसा करने का फैसला किया है। टिक साइज 2 लगातार बोलियों और पेशकश कीमतों के बीच न्यूनतम मूल्य अंतर को बताता है। फिलहाल इन शेयर के लिए टिक साइज 5 पैसे है, जिसे घटाकर 1 पैसा कर दिया जाएगा। इस कदम का मकसद नकदी बढ़ाना और अधिक सटीक मूल्य समायोजन के जरिए बेहतर मूल्य तलाशना है। T+1 निपटान में प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित टिक साइज T+0 निपटान के लिए भी लागू होगा। बीएसई ने पिछले साल 100 रुपए से नीचे कारोबार करने वाले शेयर के लिए टिक साइज 5 पैसे से घटाकर 1 पैसा कर दिया था। सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाली सभी इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है। दूरसंचार विभाग ने कहा कि उनको जानकारी मिली है कि जालसाज भारतीय नागरिकों को भारतीय मोबाइल नंबर दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल कर रहे हैं और साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी कर रहे हैं। फर्जी डिजिटल अरेक्स, फेडेक्स घोटाले, ड्रग्स या कुरियर में नशीले पदार्थों, सरकारी और पुलिस अधिकारी बनकर बात करने, डीओटी या ट्राई का अधिकारी बनकर मोबाइल नंबरों को बंद करना आदि जैसे हाल के मामलों में इनका दुरुपयोग किया गया। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भारतीय लैंडलाइन नंबरों के साथ आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को टीएसपी द्वारा पहले से ही ब्लॉक किया जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ओएनजीसी और गेल इंडिया लिमिटेड समेत सार्वजनिक क्षेत्र की कई तेल एवं गैस कंपनियों पर लिस्टिंग अनिवार्यता को पूरा करने के लिए निदेशक मंडल में जरूरी संख्या में निदेशकों की नियुक्ति में विफल रहने को लेकर लगातार चौथी तिमाही में जुर्माना लगाया गया है। शेयर बाजारों ने जनवरी-मार्च तिमाही में लिस्टिंग अनिवार्यता को पूरा नहीं करने पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल इंडिया लिमिटेड और मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल यानी एमआरपीएल पर कुल मिलाकर 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि इन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। मार्केटिंग ईयर 2024-25 में गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल से आगे निकल गई है। इस दौरान खरीद करीब 263 लाख टन दर्ज की गई, जबकि पिछले साल की कुल खरीद 262.02 लाख टन रही थी। मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में अच्छी खरीद से कुल खरीद को बढ़ावा मिला है। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 124.21 लाख टन, हरियाणा में 71.12 लाख टन, मध्य प्रदेश में 48.19 लाख टन, राजस्थान में 10.44 लाख टन और उत्तर प्रदेश में 8.97 लाख टन गेहूं की खरीदारी की गई। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2024-25 के लिए कृषि उत्पादन का लक्ष्य तय कर दिया है। कृषि मंत्रालय ने इस साल करीब 34 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें करीब 16 करोड़ टन का उत्पादन खरीफ सीजन में होने का लक्ष्य है और 16 करोड़ टन से ज्यादा का उत्पादन रबी सीजन में होने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा 1.5 करोड़ टन से ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन जायद सीजन में भी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2024-25 में चावल के लिए 13.63 करोड़ टन और गेहूं के लिए 11.5 करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। 197 कम्युनिकेशंस की सहयोगी कंपनी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस अब जनरल बीमा के कारोबार में नहीं उतरेगी। कंपनी ने बीमा नियामक इडा से अपने जनरल इंश्योरेंस लाइसेंस की एप्लीकेशन वापस ले ली है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस ने शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि लाइसेंस की एप्लीकेशन वापस लेने से मूल कंपनी को 950 करोड़ रुपए बचाने में मदद मिलेगी। ये रकम पेटीएम जनरल इंश्योरेंस में निवेश के लिए रखी गई थी। कंपनी ने कहा कि वह जनरल इंश्योरेंस के लिए केवल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर काम करती रहेगी। देश के बड़े स्टार्टअप घर वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं। फोनपे, ग्रो और पाइन लैब्स के बाद ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मीशो, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो, B2B ट्रेड प्लेटफॉर्म उड़ान और डिजिटल पेमेंट कंपनी रेजर पे ने भारत में अपना बेस बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। इन सब में रेजर पे सबसे आगे चल रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि इन कंपनियों की घर वापसी की राह आसान नहीं है।
मौसम विभाग ने कहा है कि केरल में अगले 5 दिन में मानसून दस्तक दे सकता है। विभाग ने कहा कि मानसून की एंट्री के लिए केरल में परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस बार भारत में मानसून कोर जोन खासकर कृषि वाले इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य से कम, उत्तर पश्चिम में सामान्य और मध्य एवं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज का वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 23% बढ़कर 38.64 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 31.53 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि जनवरी मार्च तिमाही में कुल आय घटकर 516.61 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 541.58 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 92% बढ़कर 115.39 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में ये 60.16 करोड़ रुपए रहा था। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कुछ गेमिंग ऐप्स पर सख्त कार्रवाई की है। ये गेमिंग ऐप शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के रियल टाइम मूवमेंट पर आधारित वर्चुअल ट्रेडिंग और फैंटेसी गेमिंग सेवाएं दे रही थी। शेयर बाजार में आम निवेशकों की बढ़ती रुचि के बीच हाल के दिनों में ऐसी गेमिंग ऐप्स की बाढ़ आ गई थी। सेबी ने ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी से थर्ड पार्टी को ऐसा रियल टाइम डेटा शेयर ना करने को कहा है। हालांकि सेबी की इस रोक से रियल टाइम फीड प्रदान करने वाली मीडिया एजेंसियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि कुछ विकसित देशों में रियल टाइम फीड पर आधारित गेमिंग की अनुमति है। वहां एक्सचेंज इस तरह के डेटा सर्कुलेशन से बड़ी कमाई करते हैं। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त होगी आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।